जब से मोदी जी की सत्ता आई है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो सरकार के लिए देश सर्वोपरि नहीं है। उस सरकार के लिए देश की जनता सर्वोपरि नहीं है। जरा आवाज दो तुम, बढ़ाओ। उस देश के लिए कुर्सी सर्वोपरि है, सत्ता सर्वोपरि है। उनके लिए किसान, नौजवान, गरीब, गुरुआ, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, महिलाएं भाड़ में जाए। हमारे देहात में कहावत है, दिया पुता को मरने दो, अपना पेट भरने दो। कहानी वही है। पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, हमारी सल्तनत कैसे बची रहे। उन्हीं चीजों को परोसता रहा 12 वर्षों तक। इसलिए तो आपने देखा कि पहलगाम की घटना हुई, पूरा देश एक पैर पर खड़ा हो गया। कश्मीर की मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का उतार करके सड़क पर आंदोलन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दूरबीन में हिंदू और मुसलमान ही दिखता रहा। क्या गलत कह रहे कि सही? ऐसे लोग देश के तिरंगे झुक जाए उसका उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन कुर्सी सलामत रहे इसका परवाह है। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना है, हम सबको संकल्प लेना है। यही बात आपसे कहने के लिए आया। ऐसे लोगों को हटाना है हम सबको, जो हमारी चिंता न करता हो, देश की चिंता न करता हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अकलियतों की चिंता न करता हो। बहनों भाइयों, इन 12 वर्षों में मोदी जी 73 देशों की यात्रा किया उन्होंने। 129 यात्राएं हुई, 129। जनता की गाढ़ी कमाई का 3,553 करोड़ खर्च हुए, लेकिन देश को एक कोई दूसरा देश समर्थन करने के लिए इस युद्ध में खड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए वो गए ही नहीं कभी। वो गए मोदी जी अडानी के व्यापार बढ़ाने के लिए, अंबानी के उद्योग को बढ़ाने के लिए। श्रीलंका उनकी यात्रा हुई, अडानी को वहां एक बंदरगाह मिल गया, वहां का पवन बिजली का काम वो उनको मिल गया अडानी को। ऑस्ट्रेलिया गए, कोयला का खादान अडानी को दिला दिया, जिसका कोयला आपके यहां आता है। बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में अडानी का बिजली बांग्लादेश को बेचने का व्यापार तय कर दिया। जिस अडानी की लड़ाई गोड्डा के लोगों ने लड़ा है, और आप सबों ने नारा दिया था कि मेरा खून, मेरा पसीना, और बिजली जलाएगी शेख हसीना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए सौदा तय करके चलाया। अडानी की तो दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है कि हम धुआं झेलेंगे, हम ताप झेलेंगे, हम बीमार पड़ेंगे और हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा। हम 100% नौकरी अडानी में गोड्डा के नौजवानों का चाहते हैं, यहाँ के लोगों का चाहते हैं। इस लड़ाई को तो लड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन उनकी यात्रा यही थी। जिन देशों में गए, अमेरिका क्यों गए? क्योंकि अडानी पर वहां भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, इसलिए उनके विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं अडानी को बचाने के लिए। देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं कि ऐसे लोग जो केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करता हो, ऐसे लोगों को हमें सत्ता से बेदखल कर
लोगों को सत्ता से हमें हटाना है। मैं आपसे साफ साफ शब्दों में कहता हूं, भाजपा को देश की आजादी पसंद नहीं है। देश की आजादी पर वो सहमत नहीं है। इसीलिए तो भाजपा की जो मंत्री संस्था है आरएसएस और उनके प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं आजादी देश को तब मिली जब राम मंदिर बना। यानी 1947 को वो बापू की लड़ाई जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करता है, जिस लोकतंत्र की लड़ाई को पूरी दुनिया साबित है लोकतांत्रिक लड़ाई को, उसे भी वो झुठलाना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से कि बताओ कि वो तुम जो इन झूठे चीजों को परोसते हो, क्या इस संतान बना के सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो ने जो लड़ाई लड़ी आजादी की, कुर्बानियां दी आजादी की लड़ाई के लिए हजारों आदिवासियों ने, क्या वो कहानी झूठी है? क्या भगत सिंह फांसी के फंदे को हंसते हंसते जो चूमा, अशफाक उल्लाह ने फांसी के फंदे को जो हंसते हंसते चूमा, क्या वो तस्वीर झूठी है? उनसे पूछिए कि चंद्रशेखर आजाद जिसने कसम खाया था कि हम मरेंगे तो हिंदुस्तान की गोली से मरेंगे, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, क्या वो कसम झूठी है? बहनों भाइयों, वो नए इतिहास को रचना चाहता है, आजादी की लड़ाई को झुठलाना चाहता है, यानी बापू को झुठलाना चाहता है। दूसरी तरफ बाबा साहब को गाली देता है, देश का गृह मंत्री राज्यसभा में गाली देता है, तौहीन करता है। कितनी बार अगर बाबा साहब का नाम लेते हो उतनी बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, 130 करोड़ देश के गरीब गुरुओं का अपमान है, संविधान का अपमान है। ऐसे लोग आपको कुछ दे नहीं सकता, आपको लड़ना होगा। एक लड़ाई तो हमने जीती है, जो राहुल जी ने संघर्ष प्रारंभ किया जाति जनगणना का। आज मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना कराने का निर्णय करना पड़ा, लेकिन इसके आगे भी लड़ाई है। राहुल जी ने कहा है कि ये जो 50% आरक्षण का सीमा है, इस आरक्षण के सीमा को भी तोड़ेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिला के रहेंगे। इस लड़ाई को भी हमें लड़ना है, इस लड़ाई के लिए हमें कमर कसना होगा। ये संविधान की लड़ाई है और जब जब कांग्रेस आई सत्ता में, संविधान को मजबूत करने का प्रयास किया। जब जब भारतीय जनता पार्टी आई, संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया। 2014 में पहली बार जिसकी चर्चा अभी प्रदीप बालमूचू, बंधु तिर्की कर रहे थे, शाहजादा अनवर जी कर रहे थे कि भाई इन्होंने कानून को कमजोर किया। आप याद कीजिए 2013 में कांग्रेस की सरकार, मनमोहन जी की सरकार ने किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। उसको 2014 में आते ही मनमोहन सिंह ने कमजोर करने का प्रयास किया और सबसे बड़ा कि किसानों की सहमति चाहिए उसे हटाने का प्रयास किया, चौगुना दाम को कम करने का प्रयास किया। वो तो राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था। देश की जनता सड़क पर उतर गई, वरना आज पासा पलट गया होता, आजादी के पक्ष में निर्णय हो गया होता। पहला संशोधन भी संविधान में हुआ तो देश
के हित में हुआ, गरीबों के हित में हुआ। कांग्रेस ने 1951 में किया, वो पहला संशोधन था जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का, गरीबों के बीच जमीन को समान रूप से वितरण करने का, सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की भर्ती करने का। भारतीय जनता पार्टी जब आई, आरक्षण पर ही सवाल उठने लगा। 1989 में आदिवासियों के हित में, दलितों के हित में आदिवासी हरिजन एट्रोसिटी एक्ट, ST/SC एट्रोसिटी एक्ट बना। कठोर कानून के प्रावधान थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में उसे बदलने का प्रयास किया। देश के आदिवासी, देश के दलित सड़क पर उतरे। मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को कदम पीछे करना पड़ा। देश गवाह है, देश का इतिहास का पन्ना गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक को छीनना चाहता है, दलितों के हक को छीनना चाहता है, आदिवासियों के हक को छीनना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, जो देश की धर्मनिरपेक्षता है, जो सबसे खूबसूरती है हमारी, जिससे गमक आती है, महक आती है, जिन नारों को हमने आज सड़कों पर गूंजा है कि हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसे वो तोड़ना चाहता है। ऐसे मजहबी लोगों को बेदखल करना होगा। मुझे याद आता है वो गाना जो मैं बार बार भाषणों में कहा करता हूं कि चिंगारी यदि भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन ही आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। बहनों भाइयों, क्या तो सरकार ही आग लगाना चाहती है। इसलिए लंबी चौड़ी बात न कहते हुए मैं एक बार आपसे विनती करने के लिए खड़ा हूं, और वह विनती यह है कि ऐसे कुर्सी की चिंता करने वालों को, सत्ता की चिंता करने वालों को अब उन्हें जगह नहीं है कुर्सी के लिए देश की सत्ता पर। और इसकी लड़ाई, जैसा फुरकान साहब ने कहा कि कांग्रेस ही ईमानदारी पूर्वक लड़ सकती है, इसलिए कांग्रेस के तमाम समर्थकों, संविधान पर विश्वास करने वाले तमाम लोगों, लोकतंत्र और जनमत पर विश्वास करने वाले बहनों व भाइयों, हिंदू और मुसलमानों की गंगा जमुना की एकता पर विश्वास करने वालों तमाम बहनों व भाइयों, कमर कसो, संकल्प ले लो, मुट्ठी बांध करके एक बार कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा बुलंद करो। यही आज की आवश्यकता है, यही समय की मांग है। और इन्हीं चंद बातों के साथ कि यह संविधान की बचाने की लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। हर कदम पर संविधान की तौहीन हो रही है, हर कदम पर संविधान को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए तो आपने देखा उनके मंत्री, जिसको पूरी दुनिया ने सलाम किया, पहलगाम की घटना के बाद कर्नल सूफिया कुरैशी को, जिसने अपने बम के धमाकों से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, उसको भी आतंकी का बहन कहता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। केवल यह कह देने से कि यह भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, अगर हिम्मत है तो विजय शाह मंत्री को बर्खास्त करो, जिन्होंने न्यायपालिका के विरुद्ध में अभद्र टिप्पणियां की। ऐसे सांसद को बर्खास्त करो, तब भारतीय जनता पार्टी को जानेंगे। और यह कांग्रेस पार्टी जन सभा से मांग करती है, मांग करती है, मांग करती है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं फिर से एक बार आपकी ताकत पर, आपके सहयोग से इतना मैं गर्जना के साथ कह सकता हूं कि संविधान की लड़ाई आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में, केशव जी के नेतृत्व में, के राजू के नेतृत्व में,
वेला जी के नेतृत्व में, बंधु तिर्की के नेतृत्व में, प्रदीप बालबूचू के नेतृत्व में, फुरकान साहब के नेतृत्व में, साजिद अनवर के नेतृत्व में, अभिजीत भाई के नेतृत्व में जो प्रदेश में लड़ाई है, गोड्डा सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।